जब जू फेंग इत्मीनान से अपनी मार्गदर्शिकाएं लिख रहे थे तो वातावरण तीव्रता और प्रत्याशा से भरा हुआ था। स्लैम। क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस जेंटल विंड ने हिल मोड़ की कठिनाई कैसे पूरी की? एक भयंकर दहाड़ पूरे प्राइवेट सराय के कमरे में गूंज उठी जब उसकी हथेली लकड़ी की मेज पर जोर से टकराई। कमरे के बीचों बीच हेराल्ड फिस्ट खड़ा था, एक विशालकाय व्यक्ति जिसकी मांसल कदकाठी इतनी बड़ी लग रही थी कि वह सराय की सीमा के लिए लगभग असंभव लग रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई भौहों के नीचे क्रोध से धधक रही थीं और उसकी भीगी हुई मुट्ठियां मुश्किल से काबू में रखे क्रोध से कांप रही थीं। सराय में उसके अलावा 4 अन्य लोग भी थे और वे सभी उसके विश्वसनीय और योग्य अधीनस्थ थे। फिर भी वर्तमान समय में हेराल्ड फिस्ट को ऐसा महसूस हुआ कि ये अधीनस्थ अलग अलग लोगों का समूह थे। आखिर वे कितने अयोग्य हो सकते हैं? आर्डेंट लांस, आपके क्या हाल हैं? हेराल्ड फिस्ट उस आदमी की ओर मुड़ा जो इस समय साफ तौर पर खुद को छिपाना चाहता था। क्या आपने जेंटल विंड पर दबाव बढ़ाकर जनता का समर्थन जुटा लिया है ताकि वह अपना तरीका बता सके? कड़वाहट से मुस्कुराते हुए आर्डेंट लांस ने जवाब दिया, गिल्ड लीडर को रिपोर्ट करते हुए, मामला पहले ही हो चुका है, लेकिन जेंटल विंड ने इस पर आंखें मूंद ली है। इसके अलावा जनता को भी हमारी पोस्ट की ज्यादा परवाह नहीं है। क्या? हेराल्ड फिस्ट ने अपनी भौहें उठाईं और आर्डेंट लांस को घूरा। क्या तुमने अपना काम ठीक से किया भी? चीख पुकार से उसके कान लगभग फट गए थे। आर्डेंट लांस मन ही मन हेराल्ड फिस्ट को कोसना चाहता था। वह भीड़ को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जेंटल विंड उससे भी ज्यादा निर्णायक और क्रूर हो जाएगी। उस कोमल हवा ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक निश्चित योग्यता पूरी करने के बाद संघ में शामिल होने वाले नए लोगों को भी झुलसी हुई गुफाओं से वस्तुएं देने की पेशकश की। मैं उससे कैसे मुकाबला करूं? आर्डेंट लांस ने मन ही मन कहा। वह हेराल्ड फिस्ट पर उन्हीं तर्कों के साथ जवाब देना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि उसे अपना मुंह बंद रखना और सिर नीचे रखना ठीक नहीं है। आखिर हेराल्ड फिस्ट भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसने तो बस अपनी खींच निकालने के लिए ऐसी मीटिंग बुलाई थी क्योंकि इस बार उसकी नाकाबिलियत पर उसके पिता और शायद बोर्ड के डायरेक्टर्स ने उसे साफ साफ डांट लगाई थी। यह बात सिर्फ आर्डेंट लांस को ही समझ में नहीं आई, बल्कि सराय में मौजूद अन्य 3 साथी गिल्ड सदस्यों को भी यह बात समझ में आ गई। इसलिए उनमें से किसी को भी ज्यादा आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। यह उन लोगों के लिए वास्तविकता और दुखद जीवन था जिन्हें जीवित रहने के लिए इस तरह के वेतन पर निर्भर रहना पड़ता था। बेकार लोगों का झुंड, हेराल्ड फिस्ट ने उपहास किया क्योंकि वह जानता था कि उनमें से एक भी उसकी योजना के झांसे में नहीं आने वाला था जिससे वह अपनी भड़ास निकाल सके। जैसे ही उनका गुस्सा चरम पर पहुंचा, उन्हें अचानक एक संदेश प्राप्त हुआ। हाँ, लोटस लाइम? इस कुतिया को क्या चाहिए? संदेश भेजने वाले से उलझन में हेराल्ड फिस्ट ने संदेह भरी मानसिकता के साथ संदेश खोला। लोटस लाइम, सुना है तुम बड़ी दुविधा में हो। अग्निरोधी औषधियों के बिना क्या तुम्हारे पास पहले से हो चुके छापे को आगे बढ़ाने का मौका भी है? मूलतः हेराल्ड फिस्ट बहुत क्रोधित था और बस अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोटस लाइम का यह संदेश पहले से ही भड़के हुए भृंग के छत्ते पर प्रहार करने जैसा था। हेराल्ड फिस्ट ने बाकियों को तुरंत सराय से निकल जाने का आदेश दिया, जिससे उसके सिर से भाप उठ रही थी। उसे डर था कि कहीं वह अपना आपा न खो दे और उन पर टूट न पड़े। बाहर! तुम सब लोग बाहर निकलो, वह गरजती आवाज में चिल्लाया। आर्डेंट लांस और गिल्ड के बाकी 3 सदस्यों को लगा जैसे उन्हें माफ कर दिया गया हो। जरा भी हिचकिचाए बिना वे तेजी से सराय से बाहर निकल गए, हेराल्ड फिस्ट को अकेला छोड़कर। जब निजी सराय में सिर्फ हेराल्ड फिस्ट ही रह गया, तो घटनाओं में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। पहले वाला क्रोधित हेराल्ड फिस्ट गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत और संयमित व्यक्ति आ गया। बैठते ही हेराल्ड फिस्ट ने स्वाभाविक रूप से सांस ली और जवाब देना शुरू किया। हेराल्ड फिस्ट, मुझे अनुमान लगाने दीजिए, क्या आप मुझे वे औषधियां पुनः बेचना चाहते हैं? लोटस लाइम, समझ गए। ये औषधियां मेरे लिए बेकार हैं क्योंकि जेंटल विंड ने पहले ही गौरव और उपलब्धि हासिल कर ली है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य के प्रयासों के लिए तुम्हें इसकी जरूरत है ना? मुझे इसे तुम्हें 10 गुना ज्यादा दाम पर बेचने में कोई आपत्ति नहीं है।
हेराल्ड फिस्ट ने लोटस लाइन के इरादे का अनुमान लगाते हुए ठंडी हंसी उड़ाई। अफसोस, वह एक बात समझने में असफल रही। अगर आपने यह पहले भेजा होता और अब तक इंतजार नहीं किया होता, तो शायद मैं आपके जाल में फंस जाता, उसने मन ही मन कहा। हेराल्ड फिस्ट, लोटस लाइन, तुम गलत व्यक्ति की तलाश में थे। जाओ, कोई दूसरा खरीदार ढूंढो। संदेश भेजने के बाद हेराल्ड फिस्ट ने संदेश बंद कर दिया क्योंकि उसने एक नया संपर्क खोला था। हेराल्ड फिस्ट, पहले मुझे बेसिक गाइड की एक कॉपी दो। मैं आधी जमा राशि देकर खरीद लूंगा और अगर गाइड वाकई कारगर रही, तो बाकी आधी रकम तुम्हें अलग से दे दूंगा। अनाम उपयोगकर्ता, आपके साथ व्यापार करके खुशी होगी। मैंने अनुबंध का एक अनुलग्नक भेजा है और आप हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, जू फेंग ने बुरी तरह से हंसी उड़ाई जब वह एक मोटी भेड़ को अपनी बुनियादी गाइड खरीदने के लिए आकर्षित करने में कामयाब रहा। अरे, जिस तरह से वो पेश आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो मेरे प्रस्ताव को ठुकरा भी सकता है, जबकि मैं उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहा हूं? उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जहां तक नैतिकता और जेंटल विंड की प्रतिद्वंदी पर एहसान करने की बात है, तो यह उसकी समस्या नहीं थी। उसका तो बस उसके साथ एक व्यापारिक रिश्ता था, तो दूसरे भुगतान करने वाले ग्राहकों के साथ व्यापार करने में क्या बुराई थी? पैसा लोगों को नहीं पहचानता, लेकिन लोग पैसे को जरूर पहचान लेते हैं। और वफादारी जैसी मूर्खतापूर्ण वजह से पैसा गंवाना पाप होगा। क्या उसे वफादारी जैसी चीज में विश्वास करने के कारण एक परित्यक्त कुत्ते की तरह बाहर नहीं निकाल दिया गया था? वफादारी केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जो इसके हकदार हैं, और तब भी यह न्यूनतम है। हेराल्ड फिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्राप्त करते हुए उन्होंने बुदबुदाया। मोटी भेड़ फंस गई है। अन्य लोग सोच सकते हैं कि शू फेंग लालच में अंधा हो गया था और उसने हेराल्ड फिस्ट को अपना मूल गाइड बेच दिया, विशेष रूप से जेंटल विंड और ऑटम ब्रीज जैसी पत्रिकाओं को, यदि उन्हें इस मामले की भनक लग गई। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि जू फेंग ने न केवल हेराल्ड फिस्ट से पैसे प्राप्त करने की योजना बनाई थी, बल्कि वह अपने लिए विज्ञापन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहा था। इस गाइड को विश्वसनीय और आश्चर्यजनक बताने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि ज्ञात अतार्किक और क्रोधित हेराल्ड फिस्ट ने भी इसे स्वीकृति दे दी हो। उनके जैसे लोग आमतौर पर विश्वसनीय होते हैं, खासकर जब वे उनके उग्र स्वभाव के बारे में जानते हैं। मुझे आखिरकार हेराल्ड फिस्ट का नाम याद करने में काफी वक्त लगा। वो झांग टाइक्वान है, झांग ग्रुप का वारिस। ऐसा इंसान बिल्कुल भी तर्कहीन और गुस्सैल नहीं हो सकता, जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया। झांग समूह एक बहुअंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी थी, जिसके अंतर्गत कई सहायक कंपनियां थीं। अगर ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से के बावजूद उत्तराधिकारी बना रहा, तो यह वास्तव में संदिग्ध बात थी। आखिरकार, झांग समूह एक सार्वजनिक व्यापारिक कंपनी थी, जिसका अर्थ था कि अध्यक्ष और सीईओ को भी अपने व्यवसाय और बिक्री के संबंध में शेयरधारकों और जनता को जवाब देना होगा। यह एक निजी कंपनी के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें एक परिवार जनता की राय की परवाह किए बिना कंपनी के निर्णय पर पूरी तरह से हावी हो सकता था। लेकिन परिवार का नाम झांग इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जू फेंग ने अचानक सोचा। उसे लगा जैसे उसने यह नाम अभी अभी सुना हो, पर याद नहीं आ रहा। और चूंकि उसे मामला याद नहीं आ रहा था, तो इसका एक ही मतलब था। यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं था। कुछ समय बाद हेराल्ड फिस्ट ने आधा भुगतान उसके बैंक खाते में जमा कर दिया। शू फेंग ने हेराल्ड फिस्ट की कंजूसी और इतनी सावधानी से ऐसा सौदा करने पर अपने होंठ ऊपर कर लिए। कोई सोच सकता है कि हेराल्ड फिस्ट सार्वजनिक रूप से बेतहाशा खर्च करेगा, लेकिन यह तो बस दूसरों को धोखा देने का दिखावा था। आपको एक पैसा भी दिए बिना विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करने पर मुझे कम दोषी महसूस कराने के लिए धन्यवाद। वह हंसा और उसे बुनियादी गाइड भेजने लगा। एक बार ऐसा हो जाने के बाद जू फेंग ने अपना दूसरा संदेश संपर्क खोला, अर्थात जेंटल विंड और वन मैन मीडिया। इस खबर को फैलाने के लिए स्वाभाविक रूप से एक बिचौलिए और किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो पहले से ही सूचना पोस्ट करने के लिए जाना जाता हो। जहां तक जेंटल विंड का सवाल है, उन्होंने उसे विस्तृत गाइड संस्करण में पहला ग्राहक बनाने का वादा किया, हालांकि इस विशेषाधिकार के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। मुझे उससे कितना शुल्क लेना चाहिए? जू फेंग ने बुदबुदाया।
हेराल्ड फिस्ट के बेसिक गाइड के लिए उसने 100 चांदी के सिक्के मांगे जो लगभग $1,00,000 के बराबर थे। और हेराल्ड फिस्ट ने पहले ही $50,000 दे दिए क्योंकि उसके पास चांदी के सिक्के कम थे। आखिरकार खेल में सबसे ज्यादा मुद्रा वाला व्यक्ति वही था। जब बाजार में हेरफेर और नियंत्रण वही कर रहा था तो उससे ज्यादा किसी और के पास हो ही नहीं सकता था। जब भी वह चांदी के सिक्कों को डॉलर में बेचता तो जब ये प्यारे खिलाड़ी उसकी चीजें खरीदते तो उसे बदले में चांदी के सिक्के मिल जाते। दूसरे शब्दों में खेल में चल रही मुद्रा हमेशा उसकी जेब में वापस चली जाती और फिर से बेची जाती। बार बार दोहराते रहें, वह सबसे धनी खिलाड़ी कैसे नहीं हो सकता। विस्तृत गाइड बुनियादी गाइड से कम 10 गुना बेहतर है और मेरी ज्यादातर मेहनत इसी में लग गई। अगर मैं $2,00,000 नहीं लूंगा तो यह शर्म की बात होगी, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्हें जेंटल विंड नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें हेराल्ड फिस्ट याद आ गया। जेंटल विंड के लिए हेराल्ड फिस्ट को टक्कर देने में सक्षम होने का मतलब था कि उसके पास नकदी का प्रवाह अधिक था, विशेष रूप से प्रस्ताव को उठाते समय वह कितनी सहज और सीधी थी। अनुबंध संलग्न करते हुए उसे एक संदेश भेजते हुए जू फेंग ने धैर्यपूर्वक इस नकदी गाय के भुगतान की प्रतीक्षा की। अनाम उपयोगकर्ता, मेरे पास विस्तृत गाइड तैयार है। आप इस तरह का लाभ पाने वाले पहले व्यक्ति हैं और आपके विशेषाधिकार के रूप में मैं इसकी बिक्री को 12 घंटे के लिए स्थगित कर दूंगा, हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। आप 200 चांदी के सिक्के या $2,50,000 का भुगतान कर सकते हैं। जेंटल विंड, मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और भुगतान भी भेज दिया है। अनाम उपयोगकर्ता, ऐसे सीधे सादे व्यक्ति के साथ व्यापार करके खुशी हुई। बोनस के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हेराल्ड फिस्ट ने मुझसे बेसिक गाइड पहले ही खरीद ली है, लेकिन चिंता न करें। बेसिक गाइड आपके द्वारा अभी खरीदी गई गाइड से कहीं कमतर है। जू फेंग उसकी निर्णायकता से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे कुछ अंदरूनी जानकारी देने का फैसला किया। बेशक उस तरह की जानकारी तो वैसे भी सामने आनी ही थी, लेकिन उसे इस तरह से बताकर वह असल में जेंटल विंड पर एहसान कर रहा था। यह एक तीर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था, तो वह इसका लाभ कैसे नहीं उठा सकता था। इस बीच रिवरवुड टाउन स्थित एक अन्य निजी सराय में ऑटम ब्रीज जेंटल विंड की निर्णायकता से चकित था। तुम्हें पता है कि वो फिर से वार करता है ना? ऑटम ब्रीज ने कुछ झुंझलाते हुए कहा। वो तुम्हारे साथ बस एक पैसे वाले की तरह व्यवहार कर रहा है और तुम इतनी आसानी से मान गई? तो फिर मैं क्या कर सकती हूं? कोमल पवन ने उत्तर देते हुए शांत भाव बनाए रखा। उसके अलावा और किसके पास इतनी विस्तृत गाइड है? मुझे यकीन है कि लिन फेंग की सहायता के कारण ही यह व्यक्ति इतनी विस्तृत गाइड बना सकता है। तो फिर आपको मुझे लिन फेंग से संपर्क करने और उससे गुप्त रूप से पूछने देना चाहिए था। अगर मुमकिन होता तो मैं ऐसा ही करता। हमारी पिछली 2 कोशिशों से साफ है कि लिन फेंग हमसे बिजनेस की बातों के अलावा ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। जेंटल विंड ने धीरे से आह भरी। सच कहा जाए तो वह जू फेंग से बहुत ईर्ष्या महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके पास इतना वफादार अधीनस्थ था, बिना यह जाने कि यह वही व्यक्ति था। ऑटम ब्रीज ने भी आह भरी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी जिससे निपटना मुश्किल हो। यह व्यक्ति और लिन फेंग दोनों ही मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गए हों। दोनों ही इतने रहस्यमय होने के साथ साथ इतने ज्ञानवर्धक भी हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वे दिव्य जगत के रचयिता हैं और बस हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह एक सीट पर बैठ गई और कड़वी मुस्कान के साथ बोली। जेंटल विंड चुप हो गई जब उसने ऑटम ब्रीज को लिन फेंग और उसके बॉस द्वारा दिव्य दुनिया के निर्माता होने की संभावना का उल्लेख करते सुना। आखिरकार संभवतः यही एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण था कि वे इतने जानकार क्यों थे और उन्होंने शुरू से अंत तक गति को नियंत्रित क्यों किया। मैं चाहे जितना भी यह मान लूं कि ऐसा ही है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा संभावना यही है कि उन्होंने पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जेंटल विंड ने अपने होठों को हल्के से काटा और कहा। ऐसा कहना यह स्वीकार करने के बराबर था कि वह किसी से कमतर है और उसे नाक से खींचा जा रहा है। ऑटम ब्रीज ने सिर हिलाया। सालों से वह हमेशा दूसरों को नियंत्रित करती रही थी और उन्हें आदेश देती रही थी कि उन्हें क्या करना है।
मुझे कब से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दूसरों के नियंत्रण में हूं, ऑटम ब्रीज ने धीरे से हंसते हुए पूछा। हालांकि यह अच्छा एहसास नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा कि यह एक नया अनुभव है। ये लिन फेंग और उसका रहस्यमय बॉस। जितना ज्यादा मैं उनसे बात करती हूं, उतना ही ज्यादा मैं उनके राज जानने की चाहत रखती हूं, उसने आगे कहा, उसका प्रतिस्पर्धी स्वभाव बढ़ता जा रहा था। ओह, अब आप एक भोली और आवेगी चरित्र निभाने की योजना नहीं बना रही हैं? कोमल पवन ने मनोरंजन में अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़ लिए। सिर्फ उनके लिए, ऑटम ब्रीज ने तुरंत सुधारा। जब मेरी असल जिंदगी मुझ पर पहले से ही काफी दबाव डाल रही हो, तो मैं गेम खेलते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहती। उसी बात पर, क्या आपकी जल्द ही कोई मीटिंग नहीं है? जेंटल विंड ने पूछा। वाह, समय कितनी जल्दी बीत गया, ऑटम ब्रीज ने हाथ मिला लिए, उसे एहसास हुआ कि वह मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएगी। उसने बस अपने ब्रेक का इस्तेमाल थोड़ी देर के लिए लॉग इन करके जेंटल विंड की मदद करने के लिए किया। क्या तुम अकेले ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं। मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालना चाहता, शिन। जेंटल विंड ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरी। इस विस्तृत गाइड पर मुझे बहुत सोचना पड़ेगा और इसे जारी करने से पहले मेरे पास अभी भी 12 घंटे हैं। सिर हिलाते हुए, ऑटम ब्रीज ने लॉग आउट कर दिया, और जैसे ही वह वास्तविक दुनिया में लौटी, उसका चरित्र छोटे कणों में बदल गया। गेमिंग कैप्सूल के एक हल्की सी फुफकार के साथ खुलते ही झाओ शिन की आंखें खुल गईं। वह अपने आधुनिक, आकर्षक सीईओ ऑफिस की रोशनी के साथ तालमेल बिठाते हुए उठ बैठी। यह कार्यालय अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सुंदर डिजाइन का मिश्रण था, जिसमें फर्श से छत तक की खिड़कियां थीं, जिनसे शहर के क्षितिज का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उसने थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को तान लिया। वर्चुअल रियलिटी में घंटों बिताने के बावजूद उसका सिलवाया हुआ बिजनेस सूट बिल्कुल बिना सिलवटों वाला था। जैसे ही वह कैप्सूल से बाहर निकली और अपनी डेस्क की ओर बढ़ी, उसके डेस्क पर मौजूद डिजिटल इंटरफेस जीवंत हो उठे। शेयर बाजार अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अन्य व्यावसायिक सौदे भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, झाओ शिन ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी नजरें एक साथ कई आंकड़ों पर सहजता से टिकी थीं। डेटा ब्राउज करते समय और शेयरधारक बैठक के लिए तैयार होते समय, उसे अपने पिता से एक सूचना प्राप्त हुई। वह क्या चाहता है? उलझन में, झाओ शिन ने होलोग्राम स्क्रीन पर टैप करके उसे खोलकर संदेश खोला। झाओ लियांग, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम अपने सौतेले भाई से संपर्क कर सकती हो? वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है और सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनता है। पिताजी अब किस तरह का बेतुका नाटक कर रहे हैं? झाओ शिन ने अपनी आंखें घुमाईं। उसका अचानक अपने सौतेले भाई के लिए चिंतित होना एक मजेदार पल था। अगर उसने दादाजी के सामने उसके लिए जमानत न दी होती, तो झाओ लियांग को उसकी जरा भी परवाह न होती। या शायद यह उसकी गारंटी के कारण था कि उसके सौतेले भाई का अब कुछ महत्व था क्योंकि उसके दादा उसे कुछ अवसर देना चाहते थे। अपने योजनाचालित पिता को मनोरंजन करने में भी परेशानी महसूस करते हुए, झाओ शिन ने संदेश को नष्ट कर दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे कि यह संदेश उसे कभी भेजा ही नहीं गया था। उसने अपने सौतेले भाई की इसलिए जमानत नहीं ली क्योंकि वह उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह अभी भी झाओ परिवार का खून दौड़ा रहा था। उसे बिना किसी सहारे के बाहर छोड़ देना, वह ऐसा नहीं कर सकती थी, खासकर तब जब वह कोई खतरा न हो। उसे व्यापार में जरा भी रुचि नहीं थी और वह बस एक बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता था। फिर भी, झाओ शिन इस बात से कुछ चिंतित थी कि उसके पिता उससे संपर्क करने में असमर्थ थे। इस प्रकार, उसने अपनी संपर्क सूची खोली, जिसमें झाओ काई नाम लिखा था। उसने कुछ देर तक उसका हालचाल जानने का फैसला किया और सोचा कि क्या उसे अब भी कुछ पैसे की जरूरत है। उसका नंबर डायल करके, उसने धैर्यपूर्वक उसके फोन उठाने का इंतजार किया। हालांकि, कुछ ही मिनट बीते थे कि कॉल जल्द ही वॉइसमेल पर चली गई। हाँ, वह मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। झाओ झिन हैरान था, सोच रहा था कि क्या वह सचमुच किसी काम में व्यस्त है। पिछली बार जब वह उसका फोन उठाने में असफल रहा था, तो इसका कारण यह था कि वह काम में बहुत व्यस्त था या अपने तथाकथित भाई की मदद कर रहा था। वह शायद उस तथाकथित जूफेंग की मदद में फिर से व्यस्त है। जब तुम खुद की भी मदद नहीं कर सकते, तो तुम कितना काम निपटाना चाहते हो, लिटिल काई? झाओ शिन ने भौहें सिकोड़ी और सोचा कि कहीं उसे गुमराह तो नहीं किया गया।
जब झाओ शिन सोच रही थी कि क्या उसे जू फेंग से निपटना चाहिए, तभी उसे अपनी निजी सहायक अन्ना लियू का फोन आया। मिस शिन, शेयरधारक जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं और ज्यादातर लोग पहले ही शुरू कर चुके हैं। अन्ना लियू की आवाज गूंजी, उनका स्वर कुछ चिंतित था। ओह, मेरे अलावा और कौन अभी तक नहीं आया है? वह सोच में पड़ गई कि देर से आकर कौन दिखावा कर रहा है। सीईओ होने के नाते उनका सबसे आखिर में पहुंचना स्वाभाविक था, इसलिए किसी का उनसे बाद में पहुंचने का प्रयास करना स्पष्ट रूप से उनके अधिकार को चुनौती देना था। हालांकि कुछ सेकंड के बाद भी उसके सहायक ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया है। झाओ शिन के लिए यह मात्र प्रतिक्रिया ही यह समझने के लिए पर्याप्त थी कि देर से आने वाले लोग कौन थे। ठीक है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अन्ना। शायद मेरे दो सबसे प्यारे बड़े भाई झाओ मिंग और झाओ हिंग फिर से नाटक कर रहे हैं, झाओ शिन ने गंभीर स्वर में कहा। वह उनके इस तरह व्यवहार की आदी हो चुकी थी और सोच रही थी कि क्या वह उनके साथ ज्यादा नरमी बरत रही है। अगर वे कोई बकवास करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे उन्हें डिलीवरी मैन के तौर पर भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी सामग्री तैयार करने के बाद झाओ शिन अपने कार्यालय के निकास द्वार की ओर चली गई। जैसे ही वह निकास द्वार के पास पहुंची, उसने तेजी से उसे देखा और अपने आप उसके लिए खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने पर चरमराहट की आवाज हुई और अन्ना लियू ने अभिवादन के रूप में अपना सिर थोड़ा झुकाया। उन्होंने एक चमकदार सफेद ब्लाउज पहना था, जिसे एक काले रंग की छोटी स्कर्ट के साथ पहना गया था, तथा उसके साथ पारदर्शी पैंटीहोज भी था, जो उनके सुडौल पैरों को उजागर कर रहा था। उसके काले बालों को बड़े करीने से बॉब स्टाइल में बांधा गया था और उसने काले रंग की हील्स और न्यूनतम आभूषणों के साथ अपने लुक को पूरा किया, जिससे उसकी क्षमता और सुंदरता दोनों झलक रही थी। उनके आगमन के समय की कोई खबर? झाओ शिन उसके पास से गुजरा और एक दबंग आभा बिखेरते हुए पूछा। अन्ना लियू थोड़ा पीछे आईं और बोलीं, उनके सचिवों के अनुसार उन्हें लगभग 10 मिनट में पहुंचना चाहिए। हे, तो दूसरे शब्दों में, अगर मैं नहीं आऊंगा तो वे भी नहीं आएंगे। ये कितनी बचकानी हरकतें हैं, झाओ शिन ने ठंडी सांस ली। मिस शिन, मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि आपके दो बड़े भाई इस बैठक में आपके बारे में शिकायत करने की कोशिश कर रहे हैं, अन्ना लियू ने खुलासा किया। उन्हें यकीन नहीं था कि ये अफवाहें सच थीं या नहीं। इसके बावजूद उसने तय किया कि झाओ शिन को इस बारे में बताना ही बेहतर होगा। अगर अफवाहें झूठी होतीं तो कुछ बुरा नहीं होता। हालांकि अगर अफवाहें सच थीं तो कम से कम उसने झाओ जिन को यह तो बता दिया था कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। फिर भी अन्ना लियू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि झाओ शिन ने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। ऐसा लगता है कि मेरे बड़े भाई बिल्कुल आजाद हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उन्हें कोई भारी भरकम काम देने में कोई आपत्ति नहीं है। झाओ शिन का चेहरा उदास हो गया। उसने जानबूझकर उनके लिए यह जाल बिछाया था जब उसने फेंग किंग रॉ की मदद करने का फैसला किया था। फिर भी उसने कभी भी जाल का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके बड़े भाइयों को उसके साथ झगड़ा करने से बेहतर पता था। अफसोस की बात यह थी कि वह उनकी मानसिकता को बहुत अच्छी तरह समझती थी और जानती थी कि वे सभी शेयरधारकों के सामने उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मेरे दो छोटे बड़े भाई, तुम सब यहीं क्यों नहीं रुक सकते और लिटिल काई की तरह विनम्र क्यों नहीं हो सकते? तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? झाओ शिन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। कुछ देर बाद अन्ना लियू ने बैठक का दरवाजा खोला और एक तरफ हट गई, जिससे झाओ शिन पहले अंदर आ गया। आत्मविश्वास और प्रभुत्व के भाव के साथ झाओ शिन के कदमों की आहट पूरे बैठक कक्ष में गूंज रही थी। कमरे में एक बड़ी, इंटरैक्टिव डिजिटल मेज थी जिसके चारों ओर सुंदर, एर्गोनॉमिक कुर्सियां थीं। दीवारों पर लगी हाई डेफिनिशन स्क्रीन पर वास्तविक समय का डेटा प्रदर्शित किया जा रहा था, तथा छत से एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर लटका हुआ था, जो प्रस्तुतियों के लिए तैयार था। मेज के चारों ओर 5 प्रमुख शेयरधारक बैठे थे। अनुभवी निवेशक श्री ली ने टैबलेट पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा की। वेंचर कैपिटलिस्ट सुश्री चेन ने बैठक के एजेंडे पर नजर डालते हुए अपना चश्मा ठीक किया। बायोटेक जगत के दिग्गज डॉक्टर वांग हाथ जोड़कर चुपचाप देखते रहे। प्रभावशाली तकनीकी उद्यमी श्री झोऊ अपने फोन पर ईमेल चेक करते रहे और प्रमुख रियल एस्टेट व्यवसायी श्रीमती हु अपने लैपटॉप पर नोट्स लेती रहीं।
जैसे ही झाओ शिन ने बीच वाली सीट ली, वहां 2 सीटें खाली दिखीं, लेकिन उसने अस्थायी रूप से इसे नजरअंदाज कर दिया। शुभ संध्या, झांग एंटरप्राइज के शेयरधारकों, उसने तुरंत अधिकारपूर्ण लहजे में उनका अभिवादन किया। वे शेयरधारक हो सकते हैं और कंपनी में उनकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन अंततः निर्णय लेने वाली वह स्वयं ही थी, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि हर कोई अपनी जगह जानता हो। हाँ, सीईओ शिन, मैं वर्चुअल गेम डिवाइन वर्ल्ड के मौजूदा प्रचार के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूं, श्री ली सबसे पहले बोले और उन्होंने उनसे विस्तार से पूछा। जैसा कि आप जानते हैं, वर्चुअल रियलिटी पहले से ही हमारे जीवन का एक और हिस्सा बन चुकी है, और जैसे जैसे ये गेम ज़्यादा से ज़्यादा यथार्थवादी होते जा रहे हैं, इनका बाजार मूल्य अकल्पनीय होता जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि इनका मूल्य क्रिप्टोकरेंसी के युग से भी ज़्यादा है, उन्होंने इस अवलोकन पर अपनी राय देते हुए आगे कहा। अन्य शेयरधारकों ने अपना सिर हिलाकर स्पष्ट रूप से श्री ली के विश्लेषण से सहमति व्यक्त की। जैसे ही शेयरधारकों ने आपस में चर्चा शुरू की, झाओ जिन बातचीत की दिशा में धीरे से मुस्कुराया। श्री ली ने अभी जो कहा, वही कारण था जिसके लिए मैंने पहली बार इस बैठक का आदेश दिया था, उसने अचानक घोषणा की। आजकल व्यवसाय केवल वास्तविक दुनिया के इर्द गिर्द ही नहीं, बल्कि आभासी दुनिया के इर्द गिर्द घूमते हैं। और दिव्य दुनिया, मैंने स्वयं इसका परीक्षण किया है, और यह बिल्कुल नए स्तर पर है। एक बिल्कुल नया स्तर। श्रीमती हु आश्चर्यचकित हो गईं और उन्होंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, ऐसा लग रहा था कि वे उसके आशय को समझ गई थीं। क्या सीईओ शिन का यह कहना है कि आभासी दुनिया वास्तविक दुनिया के समान है? हाँ, और दिव्य जगत के लाभ और समन्वय पहले कभी नहीं देखे गए। इसलिए मैं एक बहुअरब डॉलर की परियोजना, जिसका नाम है प्रोजेक्ट जेनेसिस, शुरू करने के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूं। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्य जगत में अपनी पैठ बनाना है, झाओ शिन ने खुलासा किया, जिससे सभी की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उन्हें घुटन का एहसास हुआ। स्पष्टतः उन्हें इस बैठक में परमाणु बम के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलने की उम्मीद नहीं थी। प्रोजेक्ट जेनेसिस का विचार सुनकर उनके चेहरों पर झिझक उभर आई। एक ओर तो वे आभासी दुनिया का मूल्य जानते थे, लेकिन दूसरी ओर वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि इस परियोजना पर अरबों डॉलर का जोखिम उठाना उचित है या नहीं। जब सभी लोग इतने बड़े निर्णय पर झिझक रहे थे, श्री झोउ ने अचानक साहस जुटाया, झाओ जिन की ओर देखा और पूछा, यदि हम इस परियोजना में निवेश करते हैं, तो अपेक्षित प्रतिफल मूल्य क्या है? झाओ जिन एक पल के लिए चुप रही और फिर अपनी 5 पतली उंगलियां दिखाते हुए बोली, कम से कम 5 गुना रिटर्न वैल्यू की गारंटी है। हम फना वापसी मूल्य का 5 गुना? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह परियोजना 1 खरब की सफलता में बदल सकती है? यह अविश्वसनीय है। अपनी दौलत के बावजूद एक ऐसे निवेश के लिए जो $1 ट्रिलियन का रिटर्न दे सकता था, भला कौन शांत और संयमित रह सकता था? और हाँ, उन्हें झाओ शिन की बातों पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद ही ये बातें कही थीं। उनका विश्वास प्रयास और परिणाम पर आधारित था, न कि कुछ दिखावटी शब्दों या वादों पर। उत्साह के चरम पर बैठक का दरवाजा अचानक से खोल दिया गया, जिसके बाद एक व्यंग्यात्मक स्वर सुनाई दिया। हाँ, छोटी बहन सचमुच शेखी बघारना जानती है। क्या तुम्हें यकीन है कि झांग एंटरप्राइज के लिए यह 5 गुना लाभ है, न कि 5 गुना नुकसान? झाओ शिन की मुस्कान अपरिवर्तित रही जब वह घुसपैठियों का सामना करने के लिए मुड़ी। उसके 2 सबसे बड़े भाई, झाओ मिंग और झाओ हेंग, आत्मसंतुष्ट भाव के साथ बैठक कक्ष में आए। दोनों में से बड़े झाओ मिंग ने एक तीखा ग्रे सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अहंकार की झलक थी, उसकी आंखें अपनी बहन को नीचा दिखाने की आशंका से चमक रही थीं। झाओ हेंग, जो थोड़ा अधिक संयमित लेकिन समान रूप से महत्वाकांक्षी था, करीब से उसका पीछा कर रहा था, उसकी निगाहें प्रतिद्वंद्विता और तिरस्कार के मिश्रण के साथ झाओ शिन पर टिकी हुई थीं। छोटी बहन, ऐसा नहीं है कि यह बड़ा भाई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन क्या तुम हमारे शेयरधारकों के साथ बेईमानी नहीं कर रही हो? झाओ मिंग ने सहानुभूति के स्वर में कहा, मानो उसे उपदेश देने का बुरा लग रहा हो। बड़े भाई सही कह रहे हैं। आपको शेयरधारकों के साथ ईमानदार होना चाहिए और बताना चाहिए कि आपकी हरकतें हमारे झांग एंटरप्राइज को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। झाओ हेंग ने दोनों तरफ से आग भड़काई। वे दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे थे,
तथा झाओ जिन के साथ साथ उसकी नेतृत्व क्षमता को भी कमजोर करने के लिए एक दूसरे के दावे का समर्थन कर रहे थे। यह शेयरधारकों ने एक दूसरे की ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि वे दोनों भाइयों के बयान से भ्रमित हो गए थे। शेयरधारकों, शायद आपको यह पता न हो, लेकिन हमारे प्रिय सीईओ फेंग एंटरप्राइज के साथ युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। झाओ मिंग ने शेयरधारकों की ओर रुख किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ सारी बातें बताईं। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने कंपनी में किसी भी गतिविधि या संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ जासूस तैनात कर रखे थे। यदि उसने उन्हें नहीं लगाया होता, तो वह यह नहीं जान पाता कि उसकी प्रिय बहन ने गुप्त रूप से अपने मित्र फेंग किंगरॉ की सहायता के लिए कुछ मुख्य कर्मचारियों को भेजा था। तुम सचमुच जानती हो कि खुद को फंसाने के लिए गड्ढा कैसे खोदना है, झाओ मिंग ने मन ही मन उपहास किया। उसे स्पष्ट रूप से इस बात का अनुमान था कि उसका पतन कैसे होगा। इस बीच शेयरधारक कुछ हद तक असमंजस में थे। उन्हें स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ शिन कंपनी को खतरे में डाल देंगे। क्या यह सच है? सीईओ शिन, सुश्री चेन ने संदेह भरी नजरों से झाओ शिन को घूरा। उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक झूठा आरोप होगा। हालांकि उसकी निराशा के लिए झाओ शिन ने अपना सिर हिलाया। या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुश्री चेन हक्की बक्की रह गईं और उनकी भौहें गहरी हो गईं। एक पूंजीपति के रूप में उसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था, लेकिन अगर झाओ एंटरप्राइज वास्तव में फेंग एंटरप्राइज के साथ युद्ध शुरू कर रहा था, तो वह पैसा कैसे कमा सकती थी? नहीं, वह बहुत बड़ी रकम खो देगी। सीईओ जिन। इससे पहले कि सुश्री चेन शिकायत करना शुरू कर पातीं, झाओ शिन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और सभी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। लगता है हर किसी को किसी बात को लेकर गलतफहमी है, झाओ शिन ने धीरे से हंसते हुए कहा। प्यारी बहन, तुम किस गलतफहमी की बात कर रही हो? मैंने सुना है कि फेंग एंटरप्राइज के कुछ लोग फेंग किंगरॉ की मदद करने के तुम्हारे काम से पहले ही नाराज हो चुके हैं। झाओ हिंग ने ठंडी हंसी उड़ाई और आग में घी डालते हुए कहा, मामला और बिगड़ेगा और अराजकता फैल जाएगी। नाखुश? झाओ शिन ने एक भौं उठाई, झाओ हिंग की ओर मुड़ा और मजाक उड़ाया। क्या आप उन बेकार लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो मुश्किल से टिके हुए हैं? जैसे ही झाओ हिंग जवाब देना चाहता था, झाओ मिंग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया। न जाने क्यों, उसे लगा कि यहां कुछ गड़बड़ है। झाओ शिन बहुत शांत थी, मानो उसे उम्मीद थी कि वे यहां घुस आएंगे और इस मामले को उठाएंगे। इस बीच झाओ शिन ने अपने दोनों भाइयों की बात अनसुनी कर दी और उत्तेजित सुश्री चेन की ओर मुड़ी। सुश्री चेन, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अगली कार्रवाई तय करने से पहले कुछ मिनट मेरी बात सुन लेंगी। हालांकि वह परेशान थी, फिर भी उसकी समझदारी लौट आई और उसने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। हालांकि वह निराश थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि झाओ जिन पर भरोसा करके उसकी नज़र में कोई कमी नहीं थी। सुश्री चेन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद झाओ जिन ने शेष शेयरधारकों की ओर देखा, जिन्होंने अपना सिर हिलाकर उनकी व्याख्या सुनने के लिए मौन स्वीकृति दी। अन्ना, फाइल G69 खोलो, झाओ शिन ने उंगलियां चटकाते हुए निर्देश दिया। अन्ना लियू, जो चुपचाप पीछे खड़ी थी, जल्दी से काम पर लग गई और फाइल खोली। हे, वो क्या कर सकती है? झाओ हिंग ने ठंडी हंसी हंसी। उसका मानना था कि झाओ शिन बस एक आखिरी लड़ाई लड़ रही है और अपरिहार्य को टाल रही है। हालांकि जब उसने देखा कि उसके बड़े भाई के चेहरे पर उदासी का भाव है, तो वह उलझन में पड़ गया। क्या बात है, बड़े भाई? उसने पूछा। झाओ मिंग चुप रहा, उसके होंठ अनियंत्रित रूप से फड़क रहे थे, उसके हाथ बंद और खुल रहे थे, मानो उसे दौरा पड़ रहा हो। स्तब्ध होकर झाओ हिंग ने प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर मुड़ने का निर्णय लिया, और जैसे ही उसकी नज़र छवियों पर पड़ी, वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। टिया है। वह जल्दी से झाओ जिन की ओर मुड़ा और पाया कि वह धमकी भरे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। सब लोग, ये तस्वीरें किसी गुमनाम व्यक्ति ने ली और भेजीं, और कुछ जांच पड़ताल के बाद मुझे पता चला कि मेरे दोनों भाई असल में फेंग एंटरप्राइज के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे और हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे थे। झाओ शिन ने उन तस्वीरों के बारे में बताया जिनमें उसके दोनों भाई एक क्लब में कुछ लोगों और कई महिलाओं के साथ मस्ती से शराब पी रहे थे। तो हाँ, मैं फेंग एंटरप्राइज के साथ युद्ध करने जा रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों के पीछे हूं जिन्होंने हमारी जड़ों को नुकसान पहुंचाया है,
इसलिए मैंने अपनी दोस्त फेंग किंगरॉ को कुछ धन और जनशक्ति देने का फैसला किया। वह मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए जब वह फेंग एंटरप्राइज का नियंत्रण हासिल कर लेगी तो हमारे दोनों उद्यम गठबंधन कर सकते हैं, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बैठक कक्ष में चारों ओर आश्चर्य, विस्मय, अविश्वास और सभी प्रकार के भाव दिखाई दे रहे थे। शेयरधारकों की प्रारंभिक निराशा झाओ शिन की योजना और रणनीति तथा उनके लाभ को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को देखकर आश्चर्य में बदल गई। जहां तक दो सबसे बड़े भाइयों का सवाल है, वे फर्श पर गिर पड़े, उनकी आंखों का रंग उड़ गया और वे वहां से गायब हो जाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि शेयरधारकों ने उनके लिए सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। दूसरे शब्दों में, कंपनी में उनका समय शायद खत्म हो गया है। क्या शानदार योजना है, सीईओ शिन, सुश्री चेन ने अचानक ताली बजाई, उनके चेहरे पर चमक आ गई। मैं प्रोजेक्ट जेनेसिस का समर्थन करती हूं। मैं प्रोजेक्ट जेनेसिस का भी समर्थन करता हूं। मुझे भी इसमें शामिल कर लो। जल्द ही हर शेयरधारक झाओ शिन के बड़े प्रोजेक्ट से सहमत हो गया। वे चतुर थे और स्वाभाविक रूप से समझ गए कि झाओ शिन के आखिरी वाक्य का असल में क्या मतलब था। इस बीच झाओ शिन अपनी सीट पर आराम से बैठी अपने दोनों बेजान भाइयों की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। मैं फंस गई। कितना मजेदार है। चूंकि झाओ जिन शेयरधारकों का विश्वास और धन जीतने में कामयाब रहीं, इसलिए उन्होंने उन्हें विदाई दी और प्रोजेक्ट जेनेसिस की अगली चर्चा किसी और समय के लिए बचा ली। आखिरकार यह एक बहुअरब डॉलर की परियोजना थी, इसलिए अब बहुत अधिक योजना की आवश्यकता थी, इसलिए वे इसके लिए सहमत हो गए। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उन्हें यह समझने के लिए समय चाहिए था कि क्या हुआ था, विशेषकर यह कि कंपनी में दो गद्दार लोग कैसे थे। शेयरधारकों को सबसे अधिक घृणा इस बात से थी कि लोग उनके मुनाफे को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने पैसा कमाने के लिए निवेश किया था, पैसा गंवाने के लिए नहीं। और जो लोग जानबूझकर उन्हें पैसा गंवाने का कारण बने, वे असल में उनके दुश्मन थे। हालांकि चूंकि दोनों गद्दार झाओ परिवार के ही थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाना उनके लिए अतिशयोक्ति होगी। इसके अतिरिक्त इसे झाओ शिन के लिए एक उपकार माना जा सकता है, जिससे उसे आंतरिक रूप से इस गंदगी को साफ करने की अनुमति मिल सके। कुछ समय बाद बैठक कक्ष में झाओ शिन, उनकी सहायक और दो भाई रह गए। मेरे दो प्यारे बड़े भाई शेयरधारक चले गए हैं। अब आप यह नाटक बंद कर सकते हैं, झाओ शिन ने कहा। उसकी आवाज में कठोरता और तिरस्कार का मिश्रण था। झाओ हिंग की उंगली अनियंत्रित रूप से कांपने लगी जब उसने उसकी ओर इशारा किया। उसकी आवाज में क्रोध और अविश्वास का मिश्रण था। तुमने हमारे लिए यह जाल बिछाया है। इस बीच झाओ मिंग चुप रहा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एहसास और डर की झलक थी। जब उसने झाओ शिन की ओर देखा, उसके शांत भाव में जवाब ढूंढते हुए उसने अपना सिर ऊपर उठाया, झाओ शिन को देखा और घबराहट से पूछा, क्या दादाजी को इस बारे में पता है? 4 रबेट। अभी एविएटर खेलें। दादाजी। अपने दादाजी का नाम सुनते ही झाओ हिंग के चेहरे पर डर उभर आया। आपको क्या लगता है कि मैंने ये फुटेज और तस्वीरें कहां से प्राप्त की? झाओ शिन ने अपने सवाल के साथ उन्हें जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक उनसे टकरा गया हो, या किसी पत्थर ने उनकी हर हड्डी को कुचल दिया हो, या शायद बिजली गिर गई हो। दोनों भाई वहीं जम गए थे। नहीं, यह कैसे संभव हो सकता है? हाँ, दादाजी अपने ही खून के प्रति इतने निर्दयी नहीं होंगे। उनकी दयनीय प्रतिक्रिया पर धीरे से आह भरते हुए झाओ शिन खड़े हुए और बोले, मैंने आप दोनों को कई मौके दिए हैं। इस मुलाकात से पहले मैंने आपके सचिव से बार बार मेरी चेतावनी देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। मेरी सचिव? झाओ हिंग का मुंह फड़क गया और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस कमीनी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वह गुस्से से चिल्लाया, खड़ा हुआ और बैठक से भाग गया। किसी विशेषज्ञ की व्याख्या की आवश्यकता के बिना ही यह स्पष्ट था कि झाओ हिंग अपने सचिव के पीछे पड़ा था। सुरक्षा दल को तैयार करो, अन्ना, कहीं ऐसा न हो कि मेरा यह भाई सचिव को पीट पीट कर मार डाले। झाओ शिन ने गहरी सांस ली। इस तथ्य के बावजूद कि वह इसे होने दे सकती थी और अपने भाई को जेल भेज सकती थी,
वह केवल इस मामले को बंद कर सकती थी और इसे आंतरिक रूप से हल कर सकती थी। उनके पारिवारिक खून के अलावा इस मामले को उजागर करने से उनके शेयरों में भारी गिरावट आ सकती थी और शायद उनकी कंपनी में दूसरों का विश्वास भी उठ सकता था। यही एक और कारण था कि अन्य शेयरधारकों ने इस मामले को आंतरिक रूप से निपटाने का फैसला उन्हें ही करने दिया। बड़े भाई, तुम्हें अब दादाजी के पास लौटकर माफी मांग लेनी चाहिए, वरना तुम कुली बनोगे या नहीं कहना मुश्किल है, झाओ शिन ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। कुली मूलतः एक कम वेतन वाला कर्मचारी होता है और इस बार की उसकी बड़ी गलती के कारण इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि उसे झाओ परिवार से बाहर निकाल दिया जाए और उसे निम्न स्तर की नौकरी करने के लिए मजबूर किया जाए। आखिरकार उसका गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं था और कई लोगों को नाराज करने के कारण झाओ परिवार के समर्थन और सहयोग के बिना उसका जीवन दुखी होता। तुम सच में एक अच्छी छोटी बहन हो, झाओ मिंग हंसते हुए खड़ा हुआ और बैठक कक्ष से बाहर निकल गया। उसके कदम आसमान थे। जैसे ही उनकी छवि धीरे धीरे दृश्य से गायब हुई, अन्ना लियू आगे आईं और उन्हें सांत्वना देते हुए बोलीं, सीईओ शिन, आप और कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह रास्ता चुना और आपने केवल वही किया जो कंपनी के लिए अच्छा था। कड़वी मुस्कान के साथ झाओ शिन ने अपना सिर हिलाया। सभी अमीर परिवारों को हमेशा थोड़ी और दौलत के लिए आखिर तक क्यों लड़ना पड़ता है? क्या वे इसे अपनी कब्र तक भी ले जा सकते हैं? अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम एक परिवार के रूप में और भी तरक्की कर सकते हैं। यह इंसानी लालच है। जरा मेरी तरफ देखो, मैं सिर्फ तनख्वाह के लिए तुम्हारी निजी सहायक के तौर पर काम कर रही हूं, अन्ना लियू ने अचानक कहा। झाओ शिन ने अन्ना की तरफ आंखें घुमाईं। माहौल और मूड को हल्का करने की उसकी कोशिश साफ दिख रही थी। ठीक है, उन सचिवों ने मेरे बड़े भाइयों को चेतावनी नहीं दी। हालांकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाए, लेकिन मैं उन्हें अब कंपनी में भी नहीं देखना चाहती, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा उग्र हो गया। अन्ना लियू ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहें, सीईओ शिन। मैंने उन सभी को नौकरी से निकालने का नोटिस भेज दिया है और सभी मिलनसार कंपनियों को उनके ब्लैकलिस्ट होने की सूचना दे दी है। मुझे शक है कि उन्हें इस उद्योग में कोई और नौकरी मिल पाएगी। बस इतना ही काफी नहीं है, इन सचिवों ने अपना काम बुरी तरह से विफल कर दिया और मुझे यह रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है कि उन्होंने मेरे भाइयों को गबन में मदद की। अंत में वह रुक गई, लेकिन अन्ना लियू के लिए यह उसके इरादे को समझने के लिए पर्याप्त था। समझ गई, अन्ना लियू ने सपाट लहजे में जवाब दिया और अपने मिनी टैबलेट पर कुछ मैसेज किए। वह किसी को इन सेक्रेटरियों को जेल में नई जिंदगी देने का गंदा काम करने की सूचना देने वाली थी। कितने साल? उसने बाद में पूछा। मेरे भाई कितने सालों से फेंग एंटरप्राइज वालों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं? सीधा जवाब देने के बजाय झाओ शिन ने दूसरा सवाल उठाया। अन्ना लियू ने एक क्षण सोचा और चुपचाप गणना करते हुए उत्तर दिया, 5 वर्ष। तो फिर 5 साल हो गए। झाओ शिन ने हाथ हिलाकर अन्ना लियू को टाल दिया क्योंकि उसके पास एक फोन कॉल आया था। जैसे ही उसने कॉल कनेक्ट की, उसका उग्र चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। छोटी काई, तुम पहले क्या कर रही थी? तुम अब इस बड़ी बहन को नहीं चाहती और उसे नजरअंदाज करना चाहती हो, उसने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, मैं तो बस गेम खेलने में व्यस्त था। झाओ काई की आवाज फोन पर गूंज उठी और वो जोर से हंसा। पहले मैं कुछ खाने का सामान जमा कर रहा था, इसलिए तुम्हारा फोन कॉल मिस कर दिया। तुमने मुझे किस लिए फोन किया था? अपने छोटे भाई की आवाज सुनकर, हालांकि वह उसी मां से पैदा नहीं हुआ था, झाओ शिन को यह जानकर राहत मिली कि कम से कम उसका एक भाई तो था जो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ नहीं, बस तुम्हारा हालचाल जानने आई थी और देख रही थी कि तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो, उसने मधुर स्वर में कहा। कुछ क्षण पहले वाला उसका उग्र और निर्दयी व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था। अरे, बड़ी बहन का साथ है तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं फोन काट दूंगा। मैं अभी भी थोड़ा व्यस्त हूं, झाओ काई हंसा। बड़ी बहन को पहले अपना चेहरा दिखा लेने दो, झाओ जिन ने अचानक अनुरोध किया। संभवतः वह उसकी सूरत और हालत देखकर यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी सुंदरता से मंत्रमुग्ध मत हो जाना, झाओ काई ने जवाब दिया। उसकी विचार प्रक्रिया को समझते हुए उसने वीडियो फीचर चालू कर दिया।
जल्द ही दोनों आमने सामने मिले और झाओ काई ने 360 डिग्री का मोड़ लिया ताकि वह देख सके कि वह ऊर्जावान और स्वस्थ है। दादाजी का जन्मदिन 3 दिन बाद आ रहा है, तो क्या आपने कोई उपहार सोचा है? झाओ शिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम स्तब्ध, झाओ काई लगभग लड़खड़ाकर गिर पड़ा। दादाजी का जन्मदिन? मैं उनके लिए तोहफा क्यों लाऊं? उसने पलटकर पूछा। नाजायज औलाद होने की उसकी पहचान सब जानते थे, इसलिए उसे कभी उनके साथ खाना खाने का सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि वह उस तथाकथित विशेषाधिकार से भी परेशान नहीं हो सकता था, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जिसका वह सम्मान करता था वह था झाओ शिन, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी स्थिति की परवाह नहीं करता था और उसके साथ एक वास्तविक छोटे भाई की तरह व्यवहार करता था। चुप रहो, मैंने दादाजी से बात कर ली है और उन्होंने तुम्हें अपने आगामी 65वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर सोचो कि क्या उपहार लाना है। झाओ शिन ने उसे डांटा और मांग की। उसके दृढ़ रवैये और चेहरे के भाव से यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई इनकार नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन बड़ी बहन। नहीं, लेकिन जब तक तुम मेरा सम्मान नहीं करते, अन्यथा तुम्हें आना ही होगा। सम्मान कार्ड का जिक्र आते ही झाओ काई अवाक रह गया। यदि उसने उस कार्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया तो वह कैसे मना कर सकता था? यह एक ऐसा कार्ड था जिसका प्रयोग वह बहुत कम करती थी, इसलिए यह उसके विरुद्ध अत्यधिक प्रभावी था। उफ, ठीक है, यह 5 दिनों में है ना? झाओ काई ने अपना सिर खुजाते हुए अनिच्छा से कहा। 3 दिन हो गए, झाओ शिन ने तुरंत सुधारा। मैं अपने निजी सहायक से आपको लगातार याद दिलाऊंगा, इसलिए उस तारीख पर कोई बहाना बनाने या कोई अपॉइंटमेंट लेने की हिम्मत मत करना। आप बॉस हैं, बड़ी बहन। थकी हुई सांस लेते हुए झाओ काई ने जल्दी ही अलविदा कहा और फोन काट दिया। फोन रखते ही वह शू फेंग को कोसने लगा कि उसने उसे अस्थायी रूप से लॉग आउट करने के लिए कहा था। यह सब फेंग की गलती है। अगर मैं यूं ही छिपता रहता तो बड़ी बहन मुझे फंसा नहीं पाती। उसने जीभ चटकाते हुए अपना आभासी हेलमेट वापस लगाते हुए दिव्य दुनिया में प्रवेश किया। कुछ समय बाद झाओ काई वरदांत घाटी में फिर से प्रकट हुआ, जिसके बाद जू फेंग की एक आकस्मिक टिप्पणी हुई। वापस स्वागत है। जू फेंग ने हाथ हिलाया। झाओ काई के साथ हुई फोन कॉल की बातचीत से अनजान बने रहे। हालांकि जब उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है तो उनकी गहरी दृष्टि सामने आई। क्या बात है? उसने सावधानी से पूछा और उसकी किसी भी अचानक हरकत के लिए तैयार हो गया। क्या बात है? तुमने पूछा। झाओ काई पागलों की तरह हंसा और उसने अपनी उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा किया। आपने मुझे पहले ही लॉग आउट करने के लिए क्यों कहा था? अगर मैंने लॉग आउट न किया होता और अपनी बड़ी बहन का फोन न उठाया होता तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में न फंसती। झाओ काई को ऐसा लगा जैसे जू फेंग ने जानबूझकर उसके लिए यह गड्ढा खोदा है ताकि वह किसी तुच्छ बदले के रूप में उसमें गिर जाए। जू फेंग ने जवाब में अपने कंधे उचका दिए और खुद को निर्दोष बताया, मानो वह यह सच उजागर कर देगा कि झाओ काई का पता लगाने के बदले अन्ना लियू ने उसे काफी मोटी कीमत चुकाई थी। यह आसानी से मिलने वाला पैसा था जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती थी, तो वह ऐसा प्रस्ताव क्यों ठुकराएगा? यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह झाओ काई की सौतेली बड़ी बहन झाओ शिन से कुछ परिचित था। वे दोनों काफी करीब थे, इसलिए उसे इन दोनों को जोड़ने में कोई बुराई नहीं लगी। उफ, इस बार तुमने मुझे सचमुच परेशान कर दिया, फेंग। झाओ काई हताशा में चिल्लाया। वह यह सोचकर ही थक गया था कि उसे अपने कथित दादा के लिए किस तरह का उपहार लाना चाहिए। वह अपनी राय से नहीं डरता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यदि उपहार अनुपयुक्त हुआ तो उसकी बड़ी बहन उसे बहुत परेशान करेगी। मुझे लग रहा है कि तुम निराश हो, तो क्यों न तुम ग्लूटनी स्किल को सक्रिय करके खूब खाओ? यह गुस्सा निकालने का अच्छा तरीका है। जू फेंग ने अचानक उदास झाओ काई को शैतानी फुसफुसाहट की तरह सुझाव दिया। निश्चित रूप से झाओ काई इतना अधिक अभिभूत था कि वह ठीक से सोच नहीं पाया और उसने बस वही किया जो कहा गया था, तथा अपनी लोलुपता कौशल का प्रयोग किया। जल्द ही वह ओकवुड टाउन से लाया हुआ खाना निकालने लगा और अकेले ही दावत शुरू कर दी। जैसे ही उसकी जीभ ने खाने के उमामी और बढ़े हुए स्वाद का स्वाद लिया, वह कुछ ही देर में सब कुछ भूल गया। भोजन ही सर्वोच्च प्राथमिकता थी और सभी मामलों को फिलहाल एक तरफ रखा जा सकता था।
इस बीच जू फेंग बगल में दुष्टता से मुस्कुरा रहा था। उसके चश्मे से एक तेज चमक आ रही थी जब वह भोजन में लिप्त झाओ काई को देख रहा था। बहुत बढ़िया, काई। तुमने मुझे अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए खुद को खूब खाने के लिए मनाने में बहुत मेहनत से बचा लिया, उसने मन ही मन कहा, राक्षसों के आने का समय गिनते हुए। इससे पहले जब उन्होंने जेंटल विंड के साथ एक और व्यापारिक सौदा पूरा किया तो उन्हें झाओ शिन की निजी सहायक अन्ना लियू से एक संदेश मिला। तभी उसने अनुमान लगाया कि कुछ होने वाला है, और जब वह बार बार विचार कर रहा था तो उसे याद आया कि झाओ काई के दादा का 65वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। पिछली समय रेखा में उन्हें नवस्थापित रिवर गिल्ड में आधिकारिक रूप से अपनी भूमिका शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए साथ रहना था, लेकिन झाओ काई द्वारा अपने दादा के जन्मदिन में शामिल होने का हवाला देते हुए अचानक बाहर निकल जाने के कारण यह योजना के अनुसार नहीं हो सका। उस समय झाओ काई उदास और उदासीन था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि ऐसी ही स्थिति हो सकती है। इसलिए उसने झाओ काई के लॉगआउट के समय का उपयोग एक राक्षसी चारा बनाने में किया ताकि वह अपनी ऊर्जा को शांत करने के लिए जमकर शिकार कर सके। मैं सचमुच एक महान मित्र हूं, जू फेंग ने अपने काम पर गर्व महसूस करते हुए खुद की सराहना की। चूंकि जू फेंग को झाओ काई का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग करने पर गर्व महसूस हुआ, इसलिए वह लगभग खुद की पीठ थपथपाना चाहता था। वह कितना महान मित्र था। कोई भी झाओ काई से ईर्ष्या और जलन करेगा। किसी भी तरह मुझे अभी भी उसे कुछ चेतावनी देने की जरूरत है। बिना ज्यादा स्पष्ट हुए काफी मजाक के बाद जू फेंग को यह सुनिश्चित करना था कि उसका गायब होना इस समय रेखा में न हो, क्योंकि वह अपने दादा के जन्मदिन में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि यह कुछ हद तक असभ्य और अनुचित था। इसलिए वह यह समझने में असफल रहा कि पार्टी में क्या हुआ था, इसलिए वह वही गलती नहीं दोहराएगा। काई, क्या तुमने मुझे कभी अपने परिवार से मिलवाया है? जू फेंग उसकी ओर बढ़ा और अचानक पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुंह में अभी भी खाना ठूंसते हुए झाओ काई ने कुछ दबी हुई आवाज में जवाब दिया। आप सिर्फ मेरी बड़ी बहन और उसकी निजी सहायक के बारे में जानते हैं, बस इतना ही। मां के गुजर जाने के बाद से मैं अपने परिवार से ज्यादा बात नहीं करता। क्या ऐसा है? तो क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि मैं आपके परिवार से मिलूं, क्योंकि हम लंबे समय से दोस्त हैं? आप उनसे मिलना चाहते हैं? क्या आप निश्चित हैं? क्या मैं निश्चित हूं? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ समय के लिए खाना रोककर झाओ काई ने अपना खाना नीचे रख दिया और गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। मेरी बड़ी बहन के अलावा मेरे परिवार के ज्यादातर सदस्य बहुत घमंडी हैं। उन्हें देखते ही उल्टी आ जाएगी, उसने सख्ती से चेतावनी दी। 4 रबेट। तो क्या आप वाकई अब भी उनसे मिलना चाहते हैं? जाहिर है, जू फेंग धीरे से हंसा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अनाथ हूं, इसलिए मेरा कोई घमंडी परिवार भी नहीं है। कम से कम तुम्हें अपनी मां और बड़ी बहन का प्यार तो मिलेगा। मैं तो अपने माता पिता का चेहरा भी नहीं जानता। जू फेंग द्वारा अपने अतीत का खुलासा करने के बाद झाओ काई अचानक चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर नीचे किया और माफी मांगी। मेरी गलती थी, मेरा इरादा यह नहीं था कि आप यह बात फिर से उठाएं। कोई बात नहीं, मैंने उनकी परवाह करना छोड़ दिया है और सोचती हूं कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे जन्म तो दिया होगा, लेकिन मेरे जीवन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जू फेंग बैठ गया, बिना छुए खाने की चीजों में से एक उठाया और उसे दिलासा देते हुए खाने लगा। हो सकता है कि अतीत में वह अभी भी कुछ हद तक नाराज और भावुक था, लेकिन अब वह इन बातों की परवाह नहीं करता था। तो क्या हुआ अगर उन्होंने उसे छोड़ दिया? यही उसकी जिंदगी थी और वह उनके साथ या उनके बिना जैसे चाहे जी सकता था। वे किसी जेल में सड़ रहे हों या विरोधी परिवारों द्वारा उन्हें अलग करने के दबाव में, उसे कोई परवाह नहीं। इस बीच झाओ काई को अपने अतीत में एक और घाव खोदने के कारण कुछ बुरा महसूस हुआ, इसलिए उसने सिर हिलाया। मेरी बड़ी बहन चाहती है कि मैं अपने दादाजी के 65वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं और इस दौरान तुम मुझे कोई तोहफा चुनने में मदद कर सकते हो, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मानो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। जरूर, तो फिर फैसला हो गया।
जू फेंग ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और अपनी असली मंशा छिपाते हुए सहमति जताई, मानो वह सचमुच अपने परिवार से मिलना चाहता था। वह यह देखना चाहता था कि कौन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है। हालांकि झाओ काई उसकी तरह अनाथ नहीं था, लेकिन जब से उसने अपनी मां को खोया है, दोनों की स्थिति एक जैसी ही कही जा सकती है। इसलिए उनकी आपस में अच्छी बनती थी और वे लंबे समय तक अच्छे दोस्त बने रहे। यह केवल एक दुर्भाग्य की बात थी कि जब जू फेंग ने दूसरा रास्ता अपनाया और झाओ काई गायब हो गया, तब दोस्ती टूटने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अतीत में यह उनकी सबसे बड़ी अफसोसनाक बातों में से एक थी। एक पुराने मित्र को खोना आसान बात नहीं है, खासकर तब जब आपको पता ही न हो कि वे कब और कैसे आपके जीवन से गायब हो गए। जब दोनों खुशी खुशी खाना खा रहे थे, झाओ काई उदास होकर मुस्कुरा रहा था। पता है, फेंग, एक नाजायज संतान होने के नाते मेरी मां हमेशा चाहती थी कि मैं अपनी मृत्यु तक झाओ परिवार का हिस्सा रहूं। लेकिन मेरी बड़ी बहन के अलावा किसी ने कभी जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और भारी स्वर में कहा, अगर तुम मेरे और बड़ी बहन के साथ नहीं होती, तो मुझे डर है कि मैं झाओ हवेली में घुसकर हंगामा खड़ा कर दूंगी। उनसे पूछूंगी कि वे मेरी मां के साथ इतने क्रूर क्यों हैं और उन्हें क्या लगता है कि वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। वह जितना अधिक खुल रहा था, उतना ही अधिक उत्तेजित हो रहा था। झाओ काई का बेफिक्र और सहज स्वभाव सिर्फ एक दिखावा था जो उसने अपने गुस्से को छिपाने के लिए सतह पर रखा था। एक गहरा गुस्सा जो हमेशा फूटने के कगार पर रहता था। वह जिस गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था, उससे उसकी आंखें लाल होने लगीं। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए और उसकी उंगलियां सफेद होती गईं और हर शब्द के साथ उसकी आवाज तेज और तनावपूर्ण होती गई। यह देखते हुए कि उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर होने लगा है, जू फेंग ने जल्दी से अपनी हथेली उसके कंधे पर रख दी और उसे कसकर भींच लिया। कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगा कि झाओ काई सामान्य हो रहा है, तो उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कठिन समय समाप्त हो गया है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मां तुम्हें गुस्से में गिरते और खुद को खोते हुए देखना पसंद नहीं करेंगी। हाँ, शायद तुम सही हो। मेरी मां ने हमेशा मुझे उनसे नफरत न करने की सलाह दी थी, यहां तक कि अपनी मृत्युशैया पर भी। उन्होंने कहा कि यह उनका अपना फैसला था, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। तो फिर मत छोड़ना। लेकिन क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मेरी मां मुझे गुस्से में देखना पसंद नहीं करेंगी? चौंककर और हैरान होकर झाओ काई ने जू फेंग को देखा, मानो सोच रहा हो कि कहीं वह पाखंड तो नहीं कर रहा। जू फेंग ने झाओ काई के माथे पर अपनी उंगलियां फिराईं, क्योंकि वह उसकी निगाहों के पीछे का अर्थ समझ गया था। मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम्हारी मां को यह देखना बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम यह नहीं कर सकते। और किसने कहा कि गुस्सा प्रेरणा और समर्पण में नहीं बदल सकता? उसने झाओ काई की तरफ आंखें घुमाईं और ठंडी सांस ली। चूंकि झाओ परिवार ने तुम्हें मना कर दिया है, तो तुम्हें बस उनकी जीवन रेखा, झाओ एंटरप्राइज पर नियंत्रण हासिल करना है। उस समय कौन तुम्हें मना करने या तुम्हारी मां का अनादर करने की हिम्मत करेगा? जू फेंग के अपमानजनक प्रस्ताव ने झाओ काई पर वज्रपात की तरह प्रहार किया। झाओ एंटरप्राइज का नियंत्रण लेने के लिए? यह कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि उनके पास कंपनी के लगभग 0 शेयर थे और कंपनी का 1% भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे साथ मजाक करना बंद करो, फेंग। झाओ काई ने अपना हाथ हिलाया और अपमानजनक प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जू फेंग ने प्रतिक्रिया में मुस्कुराते हुए कहा जब उसने यह उदासीन प्रतिक्रिया देखी। हालांकि अंदर ही अंदर जू फेंग जानता था कि उसका यह बेतुका प्रस्ताव असल में वही था जो वह करने की कोशिश कर रहा था। बस उसके पास इस योजना को साकार करने का न तो अवसर था और न ही पूंजी। क्या तुम जानते हो कि दिव्य दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम दिखती हो, काई? जू फेंग ने अचानक कहा। जैसा कि अपेक्षित था, उलझन में झाओ काई ने अपना सिर झुका लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि वह क्या उजागर करना चाह रहा था। मैंने दिव्य दुनिया के माध्यम से एक दिन में किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के बराबर वेतन कमा लिया है। बाद में उन्होंने खुलासा किया और कुछ और संकेत दिए। इस तरह के खुलासे कुछ ऐसे थे जो जू फेंग शायद कभी नहीं करते,
लेकिन झाओ काई एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर उन्हें भरोसा था। आखिरकार, जब वह बहुत निराश था और लगभग भूख से मरने के कगार पर था, तो वह वही था जो उसके पास आया और उस कठिन समय में उसकी मदद की। इसलिए, यह एक जोखिम था जो वह उठाने को तैयार था, और अगर झाओ काई ने सचमुच उसके भरोसे को तोड़ा है, तो जू फेंग इसे एक और सबक के रूप में ही स्वीकार कर सकता था। कम से कम, उसे यह बात पहले ही समझ आ गई और उसने भविष्य में और नुकसान होने से बचा लिया। हालांकि, अगर वह ऐसा नहीं करता, तो जू फेंग झाओ काई को अपने साथ रखना चाहता और दिव्य दुनिया के लिए उसकी भव्य योजना में उसकी सहायता करना चाहता। अकेले रहना स्वाभाविक रूप से गलत नहीं था, लेकिन एक बार जब वह आगे बढ़ गया, तो जू फेंग को सहायता के लिए अधिक विश्वसनीय सहयोगियों की आवश्यकता होगी। 4 रबेट। इस बीच, झाओ काई का मुंह अविश्वास से खुला रह गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे माफ करना, क्या? वह हाँफते हुए बोला, यह पुष्टि करने की कोशिश करते हुए कि उसने बस गलत सुना था। तुमने गलत नहीं सुना, काई। दिव्य दुनिया में एक दिन में मेरी कमाई कई कॉर्पोरेट ऑफिस कर्मचारियों की तनख्वाह से भी ज्यादा थी, जू फेंग ने शांति से फिर कहा। यही तो मैं उलझन में हूं, झाओ काई खड़ा हुआ और चिल्लाया, उसकी आंखें उसे गहराई से घूर रही थीं। तुमने कहा था कि तुमने बहुत कमाया, लेकिन तुम्हारा स्वर और भाव शांत है। ऐसा लग रहा है कि तुमने जो पैसा कमाया है, वह जश्न मनाने लायक नहीं है, इसलिए तुम्हारी बकवास पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने तुम्हें अपने खाते की शेष राशि का बैंक स्टेटमेंट भेजा है। तो तुम लॉग आउट करके देख लो कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा? अगले ही सेकंड में झाओ काई ने लॉग आउट कर दिया और कुछ ही मिनट बाद स्तब्ध भाव के साथ पुनः लॉग इन किया। उसने मुंह में लार निगल ली, कुछ कदम पीछे हट गया और जू फेंग को अपरिचित निगाहों से देखा। क्या तुम अब भी वही फेंग हो जिसे मैं जानता हूं? उसने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। तुमने अभी अभी प्रकाशित हुए एक गेम में इतना पैसा कैसे कमाया? अचानक, झाओ काई ने अपनी बात बीच में ही रोक दी, क्योंकि उसे धीरे धीरे उस समय की हलचल याद आ गई जो शहर में हर जगह हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, उसने अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह यह समझने में असमर्थ था कि जू फेंग ही वह आदमी था जो उस गर्म वस्तु के पीछे था जिसने कई प्रसिद्ध संघों के बीच युद्ध का कारण बना दिया था। आप अग्निरोधी औषधि के रहस्यमय विक्रेता थे, झाओ काई ने उसकी ओर इशारा किया और आश्चर्य से कहा, उसकी उंगलियां तेजी से कांप रही थीं। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका महान मित्र ऐसा तूफान खड़ा कर देगा। वह इतना चतुर और योग्य व्यक्ति कब बन गया? खैर, यह अपमान करने के लिए नहीं था, लेकिन जू फेंग ने अपनी हरकतों से जो किया वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो उसे करने में सक्षम होना चाहिए था जब तक कि किसी के पास कई वर्षों का अनुभव न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जू फेंग ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब आपने मेरी क्षमताओं को देख लिया है, लेकिन ध्यान रखें कि इसके बारे में किसी को भी न बताएं। जाहिर है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि ये बात किसी को बताऊं। झाओ काई ने आंखें घुमाईं और नाक भौं सिकोड़ी। ऐसी गोपनीय जानकारी तो छुपाई ही जाती है, और वो समझ गया कि जू फेंग ने उस पर कितना भरोसा किया है, ये राज बताकर। खैर, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? उसने बाद में पूछा, मानो उसकी योजना से उत्सुक हो। साथ ही, वह अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव दे सकता था जिससे उसकी थोड़ी मदद हो सके। और निवेश करने के लिए, जू फेंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। एक सामान्य परिवार के लिए यह पैसा बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन मेरे और आपके लक्ष्य के लिए यह काफी नहीं है। सहमति में सिर हिलाते हुए, झाओ काई को पता था कि जू फेंग की लगभग $5 लाख की संपत्ति शीर्ष पदानुक्रम में किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकती। तो फिर जो भी हो, मुझे बस इतना बता दो कि मुझे उस समय तक क्या करना है। झाओ काई ने अचानक अपनी मांसपेशियों को तानते हुए कहा, वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है क्योंकि मेरी बड़ी बहन मुझे अक्सर पैसे भेजती है, इसलिए मैं हमेशा खाली रहता हूं। मुस्कुराते हुए, जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और कुछ कदम पीछे हट गया। अब तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। यह क्या है? उन राक्षसों को मारकर जो मेरे आकर्षण से आकर्षित हुए हैं। जब तक जू फेंग की बात खत्म हुई, दूर से अनगिनत आकृतियां दिखाई देने लगीं। हरी भरी घाटी में गुर्राहट की आवाजें गूंजने लगीं,
और जमीन मानो पास आ रहे राक्षसों के आतंक से कांप रही हो। जैसे जैसे गुर्राहट तेज होती गई, स्टोनहाइड बोअर्स में से पहला पक्षी दिखाई दिया। ये विशालकाय जीव मोटी, पत्थर जैसी प्लेटों से ढके हुए थे जो मंद प्रकाश में मंद चमक रहे थे। उनकी छोटी, लाल आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, और उनके दांत, नुकीले और नुकीले, उनके मुंह से खतरनाक ढंग से बाहर निकले हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके बख्तरबंद खाल के नीचे की मांसपेशियां लहरा उठीं, वे सूंघते हुए और अपने शक्तिशाली खुरों से जमीन पर पंजा मारते हुए आगे बढ़े। झाओ काई ने इन उत्तेजित स्टोनहाइड सुअरों को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हारे फंदे कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं हैं, फेंग? उसने घबराए हुए स्वर में पूछा। फेंग, तुम कहाँ चले गए थे, फेंग? अरे, क्या तुम मुझे यहां अकेले छोड़ रहे हो? झाओ काई अपनी मूल स्थिति में ही रहा, स्टोनहाइड बोअर्स की नजरें उस पर गड़ी थीं। झाओ काई की कोई भी अचानक हरकत, संभवतः उनमें से किसी एक पर हिंसक प्रतिक्रिया भड़का देती। इस प्रकार, झाओ काई ने कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की जिससे वे भड़क जाएं। उसी समय, वह चुपचाप जू फेंग को कोस रहा था। इस कमबख्त फेंग ने मुझे बिना कोई चेतावनी दिए ही छोड़ दिया। सोचो, मैंने तो पहले ही उसके सामने अपनी बात खुलकर रखी थी और उसके साथ सगे भाई जैसा व्यवहार किया था। झाओ काई ने अपने दांत पीस लिए, यह महसूस करते हुए कि जू फेंग कितना कपटी था। आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करते हुए, झाओ काई ने अंततः उस सीटिंग पर ध्यान दिया, जहां पहले जू फेंग बैठा था। उसमें एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, स्टोनहाइड बोअर्स के कवच को नष्ट करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें निष्क्रिय करने के लिए उनके छोटे पैरों पर निशाना साधें। लेकिन ध्यान रखें कि आप दूरी बनाए रखें और बेतरतीब ढंग से दौड़ते रहें ताकि घिरने और हमला करने से बच सकें। तुम कितने उदार हो, फेंग? अविश्वास से उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांप उठीं। उसने कसम खाई कि वह शू फेंग को उसे फिर से चारा बनाने की भारी कीमत जरूर चुकाएगा। वहां स्तब्ध होकर खड़े रहना बंद करो। स्टोनहाइड बोअर्स बस यही सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या करें, इसलिए अगर तुमने उन्हें सोचने दिया, तो तुम मर जाओगे। अचानक ऊपर से एक आवाज गूंजी, जिसने उसे स्तब्धता से बाहर निकाला। चौंक कर, झाओ काई ने आखिरकार ऊपर देखा और महसूस किया कि जू फेंग वास्तव में एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया था और वहां से स्थिति की निगरानी कर रहा था। तुम वहां कैसे चढ़ गए और मुझे यहां छोड़ गए? झाओ काई ने अपनी उंगली उठाई और कुछ उत्तेजित होकर उसकी ओर इशारा किया। इस बीच, जू फेंग ने जवाब में अपने कंधे उचका दिए। पिछली शर्मनाक स्थिति को दोहराना मूर्खता होगी, जिसमें उसे दुश्मन से चूहे की तरह भागना पड़ा था। उसे पेड़ की शाखा में तैनात करके, जू फेंग ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की और स्टोनहाइड बोअर्स द्वारा उसके पीछे आने की संभावना को कम कर दिया। स्वाभाविक रूप से, झाओ काई भी इस बात को समझता था, लेकिन समझना और स्वीकार करना दो अलग अलग बातें थीं। यदि उनकी स्थिति बदल दी जाती तो जू फेंग इतना दुष्ट कैसे हो सकता था और ठीक वही कर सकता था जो वह करने जा रहा था। उफ, कम से कम मुझे तो बताओ कि उनसे कैसे लड़ूं। झाओ काई ने अपनी पीठ पर लटकी आयरन बोल्ट राइफल निकाली और कहा। उनके पास बहुत ज्यादा हैं और उनकी लाल आंखें तो देखो। तुम्हारे ये लालच बहुत तेज हैं। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद, जू फेंग उसे लड़ने का तरीका बताने वाला था, लेकिन झाओ काई ने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़ लिए और एक खतरनाक मुस्कान बिखेर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए, झाओ काई ने अपनी आयरन बोल्ट राइफल उठाई, अपनी बंदूक को कोण पर रखा और उस पेड़ की शाखा पर सटीक निशाना साधा, जहां जू फेंग छिपकर बैठा था। टकराना। आयरन बोल्ट राइफल की गोली पेड़ की टहनी में जोर से घुसी और वह झटके से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। कभी मजबूत रही टहनी जू फेंग के वजन से कराह उठी और फिर पूरी तरह टूट गई, अब उसे सहारा देने लायक नहीं रही। और जैसे कि वह एक फ्री फॉलिंग शैली का प्रयास कर रहा था, जैसा कि लोग आमतौर पर हेलीकॉप्टर से पैराशूट से कूदते समय करते हैं, जू फेंग का भाग्य खराब था कि वह बिना किसी सहायक गियर के सीधे नीचे गिर गया। आखिरकार, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस कुटिल झाओ काई द्वारा पेड़ की शाखा पर गोली चलाई जाएगी। जू फेंग जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जोरदार आवाज हुई और उसे कुछ चोटें आईं, जिससे उसका स्वास्थ्य गिर गया, जबकि उसने धीरे धीरे उठने का प्रयास किया। तुम क्या कर रहे हो, शैडो ब्लेड? जू फेंग ने अविश्वास से पूछा। क्या आप टीम को मारने की कोशिश कर रहे हैं?
नहीं, मैं तो बस किसी को अपने साथी को फंसाने से रोक रहा हूं, जबकि वह कोने में बैठा है और तब तक इंतजार कर रहा है जब तक कि स्थिति साफ न हो जाए। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई फर्स्ट पर्सन शूटर 5v5 गेम है? मैं ऊपर रहकर तुम्हें बेहतरीन सपोर्ट और विजन कवरेज दे रहा हूं। जू फेंग के स्पष्टीकरण के बावजूद झाओ काई ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कांपने का नाटक किया। नहीं, मैं डरपोक इंसान हूं, इसलिए मुझे इन सुअरों के साथ अकेले रहने में डर लगता है जो मुझे अपने मजबूत पंजों से कुचलकर मार डालना चाहते हैं। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं, झाओ काई धीरे से हंसा। फिर उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा हम भाई हैं, इसलिए यद्यपि हमारा जन्म एक ही समय पर नहीं हुआ है, हम एक ही समय पर मर सकते हैं। इस बिंदु पर जू फेंग को ऊपर से उसे चेतावनी देने और उसकी सहायता करने की कोशिश करने पर पछतावा हुआ, जिससे उसका स्थान उजागर हो गया। किसने कहा कि वह बेशर्म है? स्पष्टतः यह झाओ काई ही था जो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे शब्द बोलने में वास्तविक बेशर्म था। बहुत बहुत शुक्रिया, शैडो ब्लेड, जू फेंग ने एक मुश्किल मुस्कान बिखेरी और सुअरों की ओर इशारा किया। तुमने मेरे पेड़ की टहनी पर जो निशाना लगाया, उसने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया है। तुमने बस उन्हें और भड़का दिया है। उलझन में झाओ काई जल्दी से घूमा और स्थिति पर नजर डाली। विशालकाय और चट्टानी कवच से लदे स्टोनहाइड सुअर आक्रामक रूप से जमीन पर पैर पटकने लगे। उनकी छोटी, लाल लाल आंखें क्रोध से चमक रही थीं और वे झाओ काई पर टिकी हुई थीं। हर उत्तेजित सांस के साथ उनके थूथन से भाप निकल रही थी और उनके शक्तिशाली पैर जमीन में धंसकर हमला करने के लिए तैयार थे। अगले ही क्षण असंख्य स्टोनहाइड बोअर्स आक्रामक रूप से आगे बढ़ने लगे तथा अपने पीछे धूल का ढेर छोड़ते चले गए। अंततः भयभीत होकर झाओ काई थोड़ा पीछे हटे और जू फेंग से पूछा, अब हम क्या करें? उसने अपनी आयरन बोल्ट राइफल उठाई, मानो किसी एक पर गोली चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। चाहे वह किसी को भी गोली मारे, नतीजा कुचलकर मरना ही था। कम से कम झाओ काई के मन में तो यही था। शांत प्रतिक्रिया के साथ जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और झाओ काई को एक तरफ धकेल दिया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पवित्र अग्नि फेंकी। इस बीच झाओ काई असमंजस में देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शक्तिहीन आग कैसे मदद करेगी। फिर भी वह चुप रहा और जू फेंग पर भरोसा करता रहा। जल्द ही सुअरों की उनके पास पहुंचने की दूरी 3 मीटर से कम नहीं थी और यह वह समय था जब जू फेंग ने अपनी पवित्र अग्नि फेंकी। हालांकि झाओ काई उसके भयानक निशाने से लगभग बेहोश हो गया। आपका लक्ष्य क्या है? उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि पवित्र अग्नि किसी भी सुअर को नहीं छू सकी और जमीन पर गिर गई।